नमस्कार, मैं हूं अनिल यादव और आप देख रहे हैं बेस्ट रिपोर्टर का खास कार्यक्रम मीडिया जगत। इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं मीडिया के क्षेत्र में कार्यरत जो खास पत्रकार हैं, चयनित पत्रकार हैं, उनसे। और इस कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती आशा पटेल जी। और सबसे पहले तो मैं आशा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कार्यक्रम के अंदर। और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो हमारा जो कार्यक्रम है ये 2 हिस्सों में रहता है। एक हिस्से के अंदर व्यक्ति परिचय के रूप में सवाल रहेंगे और दूसरे हिस्से के अंदर पत्रकारिता से संबंधित सवाल रहेंगे। दूसरा हिस्सा भी 2 हिस्सों में है। पहले हिस्से के अंदर पत्रकारिता से जुड़े व्यक्तिगत सवाल होंगे जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, और दूसरे हिस्से के अंदर पत्रकारिता से जुड़े हुए सामान्य सवाल होंगे जो पत्रकार क्षेत्र के लोग के जो भी लोग हैं उनको अपना जीवन में फेस करना पड़ता है उसके बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम पहले हिस्से की व्यक्ति परिचय से। तो सबसे पहले तो नाम तो वैसे मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी औपचारिकता के लिए पूरा नाम आपका क्या है? आशा पटेल। अपनी जन्मस्थली और जन्म तिथि के बारे में जानकारी दें। जन्मस्थली तो दिल्ली रही, लेकिन फादर मेरे मेरठ के रहने वाले थे। अच्छा। लेकिन मैं मेरठ कभी रही नहीं। और जन्म हुआ मेरा 29 नवंबर 1950। अच्छा। वैवाहिक स्थिति और विवाह की तिथि क्या है? 20 फरवरी 1977। 77 में। ठीक है। और शिक्षा क्या रही है अपनी? बीए किया था, उसके बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी से। उसके बाद में एमए का फॉर्म भरा था फर्स्ट ईयर का हिंदी लिटरेचर में। लेकिन इस बीच जयप्रकाश जी के आंदोलन से जुड़ गई थी मैं। अच्छा। तो पूर्णकालिक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे फिर शिक्षा का जो पारंपरिक ढर्रा है उसको छोड़ के आंदोलन के संदर्भ में मेरे को सारा समय देना पड़ा। फिर मैं बनारस चली गई थी। तो आपको किन किन भाषाओं का ज्ञान है? मेरे को हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, बंगला में समझ जाती हूँ, बोल नहीं पाती हूँ उतना। मराठी, गुजराती आती है। अच्छा। राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थानी भी आती है। काफ़ी भाषाएं आती हैं मतलब। अच्छा, शिक्षा के कहाँ कहाँ पर शिक्षा प्राप्त की और किस तरह से, कौन कौन से विद्यालयों से की आपने? शिक्षा एक ही जगह से प्राप्त की मैंने, प्रतापगढ़, जो राजस्थान में अभी जिला बना है। उस समय चित्तौड़ जिले में था वो। तो प्रतापगढ़ में ही स्कूलिंग हुआ और उसके बाद में वहाँ का कॉलेज भी हमने खुलवाया था स्ट्राइक करके। तो उसी कॉलेज में बीए का मेरे पढ़ाई हुई, बीए तक। अच्छा, अपने काम के सिलसिले में, कार्य सक्रियता के क्षेत्र में प्रदेश में, देश में और विदेश में कहाँ कहाँ आपका, किन किन स्थानों पे आपका संपर्क रहा? सार्वजनिक क्षेत्र में तो मैं जब बनारस गई बीए के बाद तब हुआ, लेकिन जब तक प्रतापगढ़ में थी मैं तब भी सार्वजनिक क्षेत्र में हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्यक्रम, एक्टिविटी करते थे। और ये कार्यक्रम बहुत बड़ा था जो हमने कॉलेज खुलवाया। लड़कियों ने मिल करके उसको पूरा हैंडल किया और काले कपड़े सिलवाए, स्ट्राइक की, कई दिनों तक स्कूल बंद रखवाए बच्चों के। तो काफ़ी लोगों को संगठित किया उस समय। उसके पहले भी बचपन से ही कुछ ना कुछ सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते रहे, मतलब एक रुचि रही शुरू से। और समाज में जो समस्याएं देखते थे बचपन में भी, तो वो भी हमारे लिए कोई बहुत प्रशंसनीय स्थिति नहीं थी समाज में महिलाओं की। तो उसको लेके भी कुछ ना कुछ करते रहते थे हम लोग। हम लोग का कुछ सवाल आप पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पूछूंगा। हाँ। कि पिताजी क्या करते थे? नाम क्या था? एक्चुअली दया कृष्ण भार्गव मेरे पिताजी का नाम था। लेकिन मैं जब 6 महीने की थी तभी उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा। तो पिता से तो मेरा संपर्क बना ही नहीं। और उस समय दिल्ली में थे। फिर मेरी माँ ने बहुत संघर्ष किया। विधवा होने के बाद 27 साल की उम्र में विधवा हो गई। तो
फिर स्कूल में उन्होंने एडमिशन लेकर के पढ़ाई की। फिर एक सरकारी स्कूल में प्रतापगढ़ में उनको अपॉइंटमेंट मिला। तो उस समय से हम प्रतापगढ़ ही थे। मतलब माता जी ने स्कूल में पढ़ाई मतलब पढ़ाई करने के बाद टीचर बन गई थी प्राइमरी स्कूल में। क्या नाम था माता जी? गुलाब देवी भार्गव। अच्छा, जीवन साथी के बारे में थोड़ी जानकारी दें। हम लोग आंदोलन में थे, जयप्रकाश जी के आंदोलन में, तो उसी दौरान मुलाकात हुई। और पहले तो नाम बताएं। सुधेंदु पटेल जी। तो जो सामाजिक कुरीतियां हैं और जो सामाजिक बुराइयां हैं, इनको लेके जो सोच था सुधेंदु का, वही सोच मेरा भी था। तो हम लोग का परिचय काम के दौरान ही हुआ, जब आंदोलन में हम लोग शरीक थे। तो उस समय एक जज्बा तो था ही कि कुछ करना है। और अंतर्जातीय शादी का एक विचार शुरू से ही था। मेरे भाई ने भी अंतर्जातीय शादी की थी और एक विचार के तहत अंतर्जातीय शादी करने का संकल्प था। अच्छा। तो उसको हमने अमली जामा पहनाया। हालांकि बाधाएं बहुत आई। उस समय इमरजेंसी लगी थी। उस समय सुधेंदु जेल में थे, मिसा में। तो संभव नहीं थी शादी। तो उसके बाद में जेल से छूटे 5 फरवरी को 77 में। तो हमने 22 फरवरी को शादी की 77 में बनारस में। अच्छा। आर्य समाजी विधि से की थी। 51 रुपये का खर्च किया था उसमें। बारात और पार्टी और नाश्ता खाना कुछ भी नहीं था उसमें। बैंड बाजा बारात। संतान पक्ष के बारे में जानकारी दें थोड़ा। 2 लड़के हैं। क्या करते हैं? अपने अपने रुचि का काम करते हैं बच्चे। अच्छा। चलिए, अब कुछ सवाल पूछता हूँ मैं आपके निजी जीवन से जुड़ी पसंद और नापसंद के बारे में, कि आपका पसंदीदा काम क्या है? मेरा पसंदीदा तो बचपन से रहा है। जनसंपर्क को मैं मल्टीप्लाई करती रहती हूँ हर रोज मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे संपर्कों को रिवाइव करना पड़ता है। तो वो मेरा बहुत पुराना शौक है बचपन से, कि मेरे संपर्कों में कितने लोग हैं और उनमें मैं बहुत तरीके से चयन करती हूँ। ऐसा नहीं कि किसी से भी दोस्ती कर ली या किसी से भी मिल लिए, वो नहीं। एक सोच विचार के तहत और सामाजिक सोच हो जिनका, ऐसे लोगों से मैं संपर्क बढ़ाना चाहती हूँ। और वो मैं लगातार अभी भी जारी रखा हुआ है। मैंने उसको अलग मेरा अपना खुद का टेक्नोलॉजी है वो। मतलब उसमें मैं किसी की तुलना नहीं करना चाहती। मेरा क्या सिस्टम है कि मैं सबसे संपर्क बनाए रखती हूँ और उस संपर्क को मैं फिजिकली भी उपस्थिति दर्ज करके उसको रिवाइव करती रहती हूँ। तो कई जगह मुझे लगता है जाना चाहिए, लेकिन कई जगह लगता है नहीं जाने से भी चलेगा। लेकिन वो जाना और आना और लोगों से मिलना और आत्मीयता जो मिलने से बनती है, वो खाली फोन से या फेसबुक से या व्हाट्सएप से नहीं होती। तो उसमें फर्क होता है। वो एक अपनी वो है। तो बस यही मेरी पूंजी है, लोगों से मिलना, उनसे कुछ नई बातें सीखना। और सीखने की उम्र तो कोई होती नहीं है। मैं अभी भी सीख रही हूँ। कई बार बच्चों से सीखती हूँ, कंप्यूटर से लेकर के टेक्नोलॉजी से लेकर के कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं जानते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे बच्चों के बीच में भी रहना बहुत अच्छा लगता है। और नापसंद क्या है कार्यों में? नापसंद तो क्या है, रूढ़िवादी लोगों से थोड़ी सी दूरी बना के रखते हैं। और सांप्रदायिक सोच और सांप्रदायिक विचार और जो गतिविधियां होती हैं लोगों की, उन सब से थोड़ी सी दूरी बना के रखते हैं ताकि संबंधों में कटुता नहीं आए। क्योंकि नफरत तो पूरे देश में फैल ही रही है। उस नफरत से कितना दूर रह सकते हैं अपन, और लोगों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं कि उस नफरत से जितनी संभव हो दूरी बनाए रखें। तो उससे थोड़ा सा परेशानी होती है कई बार। तो अवॉइड करते हैं ऐसे लोगों को। भोजन में क्या पसंद है? कुछ नहीं, सादा भोजन करते हैं बिना मिर्च मसाले का। अच्छा। मतलब बिना मिर्च मसाले का लेते हैं।
हाँ, कोशिश करते हैं ज़्यादा। अच्छा, व्यक्तित्व में कौन सा व्यक्तित्व पसंद है आपको ज़्यादा? कोई व्यक्ति मतलब? कोई व्यक्तित्व जैसे कोई स्वामी विवेकानंद के फॉलोअर होते हैं? नहीं, फॉलोअर का तो कोई फिलहाल ऐसा मेरा विचार नहीं है, लेकिन हाँ, जयप्रकाश आंदोलन में थे तब गांधी, विनोबा, जयप्रकाश, इन सब के बारे में पढ़ना, उनके विचारों को जानना, और प्रैक्टिकली तो मैं लगातार 5 साल जयप्रकाश जी के साथ जुड़ी हुई थी, तो उस दौरान जो भी अध्ययन और शिविर सम्मेलनों में हम लोग चर्चा करते थे, मतलब हम लोग का बेसिक ट्रेनिंग शिविर में हुआ करता था। सुबह 5 बजे उठना, फिर उसके बाद प्राणायाम और एक्सरसाइज वो सब होती थी। उसके बाद में बाकायदा क्लास होती थी हम लोग की, जो उस क्लास में कई तरह की जानकारी, कई लोगों के विचार, ये सब जानने को मिलते थे। उस समय बहुत वरिष्ठ लोगों से संपर्क बना। दादा धर्माधिकारी थे, धीरेन्द्र मजूमदार थे, बहुत पुराने, मतलब जिन्होंने ग्राम स्वराज की बात और गांव-गांव में जाके लोगों को जागृत करने की बात जिन्होंने सिखाई हमें, उनके साथ में मेरे को संपर्क बना और मैं उनके साथ में पदयात्रा में भी रही हूँ। अच्छा। तो बिहार के बिल्कुल रिमोट एरिया में, सहरसा वगैरह, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी सीखने को मिली कि जब पता ही नहीं था कि जाकर के आप पिछड़ी हुई जाति और मुसहर जिन्होंने क्या क्या सजा नहीं पाई। बिहार में मुसहर जो है, उनको जमींदार लोग इसलिए पीटा करते थे और उनके ऊपर केस कर दिया करते थे कि उन्होंने हमारे खेत में से चूहा चुरा के खा लिया। तो वो तो चूहा चुराने का काम, इतना छोटा सा काम जिसको लेकर के वो लोग सजा दिया करते थे, उन लोगों के घर में मैंने जाकर के उनसे भी संपर्क किया। सहरसा में काफ़ी समय रही मैं उस समय। आपका कोई उनका जो जीवन देखा मैंने, इतना दर्दनाक जीवन है। वहाँ आप जाएंगे तो गरीबी एकदम आपको बिल्कुल नंगी गरीबी दिखेगी, जहाँ आप सोच ही नहीं सकते कि कहाँ आ गए। उनकी जिंदगी बिल्कुल नरक जैसी बना दी इन लोगों ने, जमींदारों ने मिलके। तो उनके खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ ही हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी थी। तो हम लोग गांव-गांव में जाकर के पदयात्रा करते हुए उन लोगों से मिलते थे, उनके घर में जाते थे, उनके यहाँ खाते थे। उनको अपना लगे, उनको हम लोग अपना लगे, ऐसा मतलब हमने एक उस समय एक ये मुहिम छेड़ी थी, जिसको विनोबा जी ने कहा था कि युवाओं को गांव में जाकर के ग्राम स्वराज की बात करनी चाहिए। शहरों में काम करने का जो है वो तो ठीक है, लेकिन अभी ज़रूरत इस समय गांव में जो गरीब है, अंतिम आदमी है, उसकी जाकर के आप तलाशी लीजिए कि क्या वो लोग कैसे जी रहे हैं, उनकी क्या समस्या है। और उसी संदर्भ में हम लोग फिर जमींदारों से भी मीटिंग करवाते थे उनकी। लेकिन उतना जो है वो विस्तृत क्षेत्र है ये, कहीं भी चले जाइए आप। बिहार की तो बात मैंने इसलिए कही कि उन दिनों में बिहार थी, बाकी मध्य प्रदेश में जाइए, राजस्थान में जाइए, सभी जगह वही स्थिति है। जमींदारों की तरफ से बड़ा अत्याचार होता है गरीबों पर, वो तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन जब रूबरू देखते हैं तब मन में पीड़ा होती है। आप पुस्तकें काफ़ी पढ़ते हैं, तो कोई पसंदीदा पुस्तक या कोई ग्रंथ जिसको नाम लेना चाहें? मैंने ज़्यादा सो साहित्य जेपी आंदोलन के समय पढ़ा था। दादा धर्माधिकारी का है स्त्री पुरुष सहजीवन, इसी प्रकार की गांधी की कई पुस्तकें हैं लाइब्रेरी में। तो गांधी, जयप्रकाश और मेरे श्रीमान जी लोहिया के खास विचारों से प्रेरित हैं, तो लोहिया का साहित्य लाइब्रेरी में है। तो उसमें जो भी पुस्तकें, कई पुस्तकें तो पहले पढ़ी हैं, लेकिन अब अखबार की जिम्मेदारी इतनी हो गई कि अब बाकी मीडिया जो है उसके संपर्क में रहना पड़ता है। तो पुस्तकों का जो है वो पठन छुटपुट हो पाता है।
और स्थान कोई पसंद हो? हरियाली होती है तो अच्छा लगता है, और क्या। अच्छा, आपके स्थान से व्यक्तित्व का कोई मजबूत पहलू क्या मानते हो आप? मजबूत और कमज़ोर दोनों पहलू, पहले मजबूत पहलू बताएं। मजबूत तो ये है कि मैंने जब से सामाजिक क्षेत्र में प्रवेश किया, दिमाग को खुले दिमाग से मतलब मैंने काम किया सभी जगह। समाज में जो भी बुराइयां दिख रही हैं उनके खिलाफ हमेशा मैंने पहल की है। उन बुराइयों को जितना भी हो सके हम लोग दूर करें और लोगों को जागृत करें। तो वो काम तो हम कर ही रहे थे पहले। फिर समाचार जगत से जुड़ी। समाचार जगत से मतलब कि अखबारों में लिखने का जो शुरुआत हुई। फिर मैं बनारस में आकाशवाणी में भी, युवा वाणी में कार्यक्रम दिया करती थी। तो लेखन भी मेरा उस समय इन्हीं बुराइयों के खिलाफ, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, इन सब विषयों पर मैंने लिखा है। धर्मयुग, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, जनसत्ता, इन सब में लिखती रही मैं। उसके बाद तो ये सब मैगजीन्स तो बंद ही हो गई। फिर मैंने राजस्थान पत्रिका में दीदी की चिट्ठी बच्चों के लिए लिखी थी, 81 से 86 तक, 5 साल। उसके बाद फिर दिल्ली के अखबारों के लिए लिखती रही। बाद में 1991 में मैंने गरीबों का सेतु अखबार शुरू किया। मजबूत पहलू बताएं पहले आप। मजबूत पहलू आपको क्या लगता है अपने हिसाब से? सामाजिक क्षेत्र में ही मेरे को ज़्यादा अनुभव मेरे हैं और उन्हीं और में। कमजोरी क्या मानते हैं? कमजोरी तो अब ये कह सकते हैं कि कभी कभी कुछ गलत चीज़ें देखते हैं तो गुस्सा आता है। गलत पे तो गुस्सा आएगा। गलत चीज़ें देखते हैं या कोई गलत बात बोल रहा है कोई, या कहीं देखते हैं गलत होता हुआ तो गुस्सा आता है। गुस्सा आता है मतलब मन में जो है वो एक आक्रोश बना हुआ है। ये तो कमजोर पहलू नहीं हुआ, ये तो मजबूत पहलू हुआ। कमजोरी समझिए, गुस्सा आने का मतलब ये अच्छी बात नहीं है, गुस्सा आना भी। चलिए, आपके खास मित्र जिनका नाम आप लेना चाहें? बहुत लंबी लिस्ट है। तो इसमें उलझना नहीं है। बहुत लंबी लिस्ट है। कहने का मतलब ये कि सामाजिक क्षेत्र में तो जो रहे ही हमारे संग में आंदोलन के समय, बाद में पत्रकारिता में भी काफ़ी लोग थे जिनके साथ काम किया मैंने। लेकिन वो तो वरिष्ठ रहे हैं मेरे से। गुरु के तौर पे गुरु बताएं, के तौर गुरु के तौर पे बताएं। गुरुओं के कोई नाम लेना चाहिए? प्रभाष जोशी से मेरे बहुत अच्छे रिलेशन थे जनसत्ता में। रघुवीर साय से भी थे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से भी थे। सर्वेश्वर जी ने मेरे को एक ताज़ा कविता, जो जिसको कहते हैं कच्ची कविता, एक दिन मैं उनके ऑफिस गई, वो लिख रहे थे। अचानक मैं पहुंची तो उन्होंने खादी पे लिखी थी वो कविता। तो मुझे उन्होंने वो कविता, कच्ची कविता लिख करके आशा को भेंट करके लिखी। बाद में रविवारी पत्रिका में ओम थानवी ने उसे प्रकाशित भी किया था। और राजस्थान पत्रिका में भी जुड़ाव था मेरा। लेकिन पत्रकारों में ही है ज़्यादातर तो मित्र लोग। चलिए, जिनसे हम अपनी बात, कुछ भी बात कर सकते हैं। ऐसे लोगों को ही मित्र कहेंगे ना, किसको कहेंगे? जिनसे आप अपनी परेशानी हो या आपको जो दिख रहा है सामने, समाज में दिख रहा है, उसके बारे में अपन अपने विचार शेयर कर सकें। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं, लंबी लिस्ट है। मतलब जीवन का मकसद क्या मानते हैं? मकसद तो संघर्ष ही चल रहा है अभी फिलहाल तो। बचपन से संघर्ष चल रहा है, तो वही मकसद है। अच्छा, आपकी गलत चीज़ों के खिलाफ संघर्ष किया जाए। आपकी जो धार्मिक विचारधारा क्या है और राजनीतिक या सामाजिक विचारधारा के बारे में बताएं। धार्मिक विचारधारा तो मैं उसमें ज़्यादा दखल नहीं देना चाहती हूँ। सबका अपना अपना सोच है। और सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म से ही हमारा जन्म हुआ है सामाजिक क्षेत्र में। तो
सर्वधर्म में मानते हैं और बहुत सभी धर्मों के लोग मित्र हैं हमारे। कोई वो नहीं है मतलब उसमें। तो आपकी राय में धर्म क्या है? धर्म देखिए ये निजी मामला है। आपको कोई धर्म पसंद है या आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं या आपको किसी धर्म में रुचि है, ये सबका व्यक्तिगत मामला है। उसमें मुझे लगता है कि हमें दखल नहीं देना चाहिए। अच्छा, आपके जीवन का कोई अविस्मरणीय कोई दिन हो, अच्छा या बुरा, दोनों तरह से बताएं। देखिए जेपी आंदोलन के समय कई बार लाठी गोली खाई। अच्छा, गोली भी? हाँ हाँ खूब। उस तरह की गोली नहीं, मतलब वो नकली गोली मारा करते थे पुलिस वाले, रबड़ वाली। रबड़ वाली। लेकिन एक बार एक था कि हम मुख्यमंत्री के बंगले में पहुंच गए घेराव करने। बिहार की बात, पटना की बात कर रही हूँ मैं। तो जो घेराव करने वाले जो थे उनको पुलिस ने ऐसा घेरा कि वो सचमुच की बंदूक लेके आए और हमारे तो होश गुम हो गए, क्या करें। जब तक आंसू गैस थे तब तक तो चल रहा था। हमेशा झोले में एक गीला रुमाल रखते थे, तो आंसू पोंछ लेते थे उससे, गीले कपड़े से। लेकिन जब सचमुच में वो, मतलब उनके जो सिक्योरिटी वाले थे ना, वो सचमुच की बंदूक लेके आए। वो जो आंदोलन के समय जो हमारे संग में धरने पे और रैली में और जो होता था ना, वो नहीं, वास्तविक। अब होश गुम, हम 3 लड़कियां थी साथ में। अब क्या करें। और तब तक एक रिक्शा वाला आया, तो मेरे संग में एक नाम भूल रही हूँ उसका मैं, बिहार की थी वो भी। उसने क्या किया कि अपने झोले में से एक शॉल निकाला, वो शॉल मुझे उड़ा दिया। बोले तुम तो बैठ जाओ बीच में रिक्शे के, और हम दोनों कहेंगे कि ये बीमार है, इसको अस्पताल ले जा रहे हैं। उसको इतना, मतलब हम लोग इतना परेशान हो गए कि कोई आइडिया ही नहीं आ रहा था। अचानक जो आइडिया आया वो बिल्कुल सटीक निकला। हमने क्या किया, रिक्शा लिया और ओढ़ लिया मैंने सिर पर, और शॉल वॉल जो भी कुछ था उस समय झोले में। और फिर हम लोग वही अस्पताल का बहाना करके, तो साहब उन्होंने निकलने दिया हमको। और वो निकलने का रास्ता भी हमको पता नहीं था कहाँ जा रहा है ये रास्ता, क्योंकि वो तो पूरा सिविल लाइंस होता है ना, एक तरह से मुख्यमंत्री का निवास है। तो वो रास्ता कहाँ जाएगा क्या, तो बल्कि पूछना पड़ा हमको कि अस्पताल कौन सा रास्ता जाएगा। तो साहब कोई तरह से जान बची, नहीं तो उस दिन तो हमारा कल्याणी था बिल्कुल। हम तीनों एक साथ ही जाते हैं, क्योंकि वो तो सिक्योरिटी वाले किसी को देखते नहीं, लड़की है लड़का है कुछ नहीं। अच्छा, हर आदमी के जीवन में कोई टर्निंग पॉइंट आ जाता है। आपको लगता है कोई टर्निंग पॉइंट आया है, और आया है तो कौन सा है? टर्निंग पॉइंट तो अब इस समय अखबार को जिलाए रखना जो है, यही समस्या है इस समय। और लगभग सभी के जीवन में ये आता ही है। संघर्ष आप कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उसके रहते हुए आप अखबार को चलाएं, छपाएं, उसको अखबार को डाक से भेजें। ये कम टीडियस काम नहीं होता है। इसको लगातार जारी रखना, फिर उसकी जो क्वालिटी है उसका ध्यान रखना, उसकी प्रिंटिंग, कागज़, सब चीज़ का मतलब एक स्तरीय चीज़ें हों, इसके लिए काफ़ी कुछ मशक्क़त करनी पड़ती है। अभी कर रहे हैं, फिलहाल तो जारी है। चलिए, अपनी बातचीत का आपका जो पहला भाग है जिसमें व्यक्तिगत बातें पूछनी थी वो हुआ। अब हम दूसरे भाग की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरे भाग में पत्रकारिता से जुड़े सवाल हैं। वो पहले आपकी निजी पत्रकारिता की बात करेंगे, फिर अपन सामान्य बात करेंगे। सबसे पहला सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में, इस क्षेत्र को क्यों तो चुना आपने, कब आए, क्यों चुना,
कैसे आए और किसकी प्रेरणा से आए? देखिए, जब मैं आंदोलन में जुड़ी उसके भी पहले बचपन से ही जो समाज में बुराइयां हैं, खास करके विधवाओं के को लेकर के जो लोगों का व्यवहार होता है विधवा से, और उनके बच्चों की कितनी दुर्गति होती है, ये सब मैंने खुद ने भोगा है। उस भोगने के दौरान ही मेरे मन में बहुत विद्रोह था कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। औरत की जो इज्जत होती है वो सिर्फ उसके पति से ही नहीं होती, उसका अपना भी अस्तित्व होता है। तो मेरी माँ की स्थिति मैंने देखी बचपन में, बहुत संघर्ष के बाद उन्होंने हमको पाला, तो एक मन में आक्रोश तो था ही। फिर जब आंदोलन में गए तब हमने कई चीज़ें सीखी इसको लेकर के कि कैसे स्त्री पुरुष के बारे में, कैसे संबंधों के बारे में, कैसे लोगों के विचार, कैसे व्यवहार, कई व्यवहार दिखने में आए। लेकिन उस तरह का सोच जो है धीरे धीरे यही था मन में, वो आक्रोश ही था एक तरह का। तो प्रेरित किसने किया जी? प्रेरणा किसने दी? प्रेरणा तो इस क्षेत्र के किसी ने नहीं दी, लेकिन लिखना मैंने शुरू किया था, शादी के पहले ही शुरू कर दिया था। लेकिन सुधेंदु पत्रकार थे और फिर ये लिख ही रहे थे, एक तरह से अखबार के संपादक भी थे, तो लिखने की प्रेरणा तो दी सुधेंदु ने। लेकिन वो पत्रकारिता मैंने जब की, खोजी पत्रकारिता भी की उस दौरान मैंने, तो उस समय काफी संकट आए, तरह तरह के संकट आए, दबाव आए लोगों के कि इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए, ये कई बुराइयां देख करके लगता था कि इसको लिखा जाए। तो बनारस के अखबारों में मैंने लिखना शुरू किया, फिर बाद में मैगजीन्स वगैरह के लिए भेजती थी मैं, लेकिन वो लेखन उतना पर्याप्त नहीं था। चल रहा था लेखन। तो जब आप इस क्षेत्र में आए पत्रकारिता में, तो उस समय परिवार की क्या प्रतिक्रिया रही? परिवार की तरफ से तो सपोर्ट ही था। सपोर्ट था पूरा, ठीक है। और पहले तो बनारस में ही थे, ससुराल में, बाद में जयपुर आए। तो जयपुर में तो परिवार के सपोर्ट के बिना आप काम ही नहीं कर सकते, और विशेष करके महिलाओं के संग में तो सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चे भी हैं, घर भी है, परिवार को पूरा रखना पड़ता है। तो जब आपका पहला प्रकाशन हुआ, प्रकाशन तो बाद में हुआ, पत्रकारिता तो मैं उसके पहले आ चुकी थी। मतलब कि 77 से ही लिखना शुरू कर दिया था मैंने, उसके भी पहले लिखना शुरू कर दिया था। आपको ध्यान है पहली रचना कौन सी आपने छपी थी? आप सबसे पहले मेरा आज अखबार में चुनाव हुए थे जब जनता पार्टी के, तब आज अखबार में भैया जी बनारसी हुआ करते थे। तो भैया जी ने मेरे को कहा कि भाई आशय चुनाव तो हुए हैं, लेकिन इसका एक एनालिसिस करना पड़ेगा तुमको, और मुझे पूरा एनालिसिस चाहिए कि देश भर में कितनी महिलाएं जीती हैं और उनके पीछे किसका क्या बैकग्राउंड है, कोई स्वतंत्र है या कोई किसी की लड़की है, किसी की बहू है, क्या है, इन सबको एनालिसिस करके, और मुझे एक फुल पेज चाहिए। अब संकट ये आ गया कि मैंने तो पहले उसके पहले लिखा ही नहीं था इतना बड़ा, क्योंकि वो मुद्दा कितना बड़ा है। उस समय देश भर में कई महिलाएं जीत के आई थी, तो फिर उनका सबका खोजबीन की गई। उसके बाद काफ़ी रेफरेंसेस लेने पड़े, क्योंकि जनता पार्टी के समय महिलाएं जीती थी, लेकिन उसको आप संख्या बल नहीं कह सकते, लेकिन थी तो महिलाएं। अब किसी की पत्नी थी, किसी की बेटी थी, किसी की बहू थी, लड़की थी, ऐसे तो थे। मतलब वो आपके पहला मेरा वही था आर्टिकल, एक जो दैनिक आज में बनारस जब वो प्रकाशित हुआ तो कैसा लगा, क्या मनोदशा थी उस समय आपकी?
व्यस्त थे उस समय तो हम वैसे ही राजनीतिक तौर से एक नई सरकार बनी और एक जयप्रकाश आंदोलन के बाद एक पहल की, राजनेताओं ने, अलग अलग पार्टी के लोगों ने मिलके संवित सरकार बनाई। हालांकि वो कालांतर में तो उसका हश्र, तो जब आपने बताइए हमें। अपना वाणिज्य सेतु अपना निजी प्रारंभ किया, गरीबों का सेतु किया पहले, 91 में शुरू किया। पहले गरीबों का सेतु किया, फिर वाणिज्य सेतु किया। तो जब उसके शुरुआत में आपने शुरुआत की तो किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? परेशानी थी वो तो, हमने तो बहुत लाइट मूड में जाकर के कलेक्ट्री में टाइटल दे दिए 10। वो हमारे सेतु समिति के सह सचिव थे रविंद्र माथुर, एडवोकेट। तो हम लोग वैसे ही कलेक्ट्री में घूम रहे थे, तो बोले अच्छा जी अपन एक अखबार क्यों नहीं निकालें। तो जाके वो जो कलेक्ट्री में ऑफिस है वहाँ 10 टाइटल दे दिए, बिल्कुल कुछ सोचे भी नहीं। सब में सेतु लगा लगा के, सेतु समिति था ही, तो गरीबों का सेतु, अपना सेतु, हमारा सेतु, ऐसे करके। तो सबसे आखिरी नाम जो था 10वां गरीबों का सेतु था। तो साहब हम तो भूल भाल गए, वापस आ गए। 10 दिन बाद वो टाइटल आ गया। अरे क्या करें अब? तो 3-4 लोगों से सलाह ली, सबने कहा पागल हो क्या, पैसा है नहीं जेब में और अखबार निकालने चली। ये पूंजीपतियों का काम है अखबार निकालना, अपना काम नहीं है। टाइटल वापस कर दो और मत निकालो। एक कॉपी निकालोगी फिर आ रहे नहीं, वो सब बहुत झमेले होंगे, छोड़ो इसको। और सबसे ज्यादा रमेश थानवी ने कहा, प्रशिक्षण समिति वाले, कि ये मूर्खों का काम है, भूल के भी मत करना, ये शब्द थे उनके। भूल के मत निकालना अखबार, संभव ही नहीं है तुमसे, तुम्हारे पास पैसा है नहीं और इसके लिए काफी धन की जरूरत होगी। तो साहब जो है वो मामला बहुत खतरनाक हो गया। अब एक सलाहकार थे हमारे, कन्हैया अगनानी जी, वो कहले बोले आशा तुम निकालो, एक आर्टिकल में तुमको हर अंक में दे दूंगा, चिंता मत करो, तुम निकाल लोगी तुम। एक आदमी वही था, भगवान अटलानी। वो भगवान अटलानी नहीं, कन्हैया अगनानी। भगवान अटलानी हमारे सेतु समिति के उपाध्यक्ष थे। तो बोले भाई एक अंक तो मैं तुमको एक विज्ञापन दिलवा देता हूँ, फिर बाकी तुम करना धीरे धीरे। तो उन्होंने एक एड्रेस दे दिया, आमेर रोड पे कोई हस्तशिल्प का कोई काम करता था, कंपनी थी। तो उनके पास मेरे को भेज दिया कि इनसे मिलना, इनका नाम है ये और इस जगह पर ये इनका शोरूम है। वहाँ पहुंची, जब अखबार ही नहीं निकला था, उस अजन्मे अखबार के लिए उस भले आदमी ने विज्ञापन दे दिया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जब जन्म ही नहीं हुआ था अखबार का, उसको दिखाती क्या मैं कि किस अखबार के लिए चाहिए। अब भगवान अटलानी ने उनको भेज दिया, भाई ये हमारे मिलने वाली हैं और इनका अखबार निकलेगा। तो अब कोई व्यवसायी गरीबों का सेतु में विज्ञापन दे रहा है, सोचने की बात है। उसको गरीबों का सेतु में क्या मिलने वाला था। लेकिन शुरुआत उसी से हुई, फिर धीरे धीरे संपर्क बने, फिर संपर्कों को हमने साधा। संपर्क तो बहुत थे, लेकिन अखबार में सहयोग करने वाले संपर्क तो नहीं थे। लिखने वाले तो बहुत थे, सबने बोला हम बेचते हैं। तो लेकिन उसमें वित्तीय व्यवस्था में सहयोगी कम थे। वित्तीय व्यवस्था में तो कौन करता। हुआ ये कि 3 दिन बाद ही स्लिप डिस्क हो गया। तो 7 सितंबर 91 में शुरू किया था। 1 सितंबर को विद्या पाठक ने लोकार्पण किया था, 3 सितंबर को, और 7 सितंबर को स्लिप डिस्क हो गया। अब साहब डॉक्टर ने कहा बेड पे रहना पड़ेगा आपको 6 महीने। पहला अंक तो निकल गया, अब दूसरा अंक का क्या करें। तो साहब लोकेश कुमार साहिल आए कि भाई क्या हो गया ये। और मैं बिस्तर पे, बोले अखबार नहीं बंद होना चाहिए।
अखबार शुरू किया है वो बंद नहीं होना चाहिए। तुम्हारे बेड पे रहने से जो दिक्कतें आएंगी वो तो है ही। तो सबने सहयोग किया इस तरह से। और लोकेश जी ने मुझे 5,000 रुपये हाथ में दिए कि अगला अंक तो निकलना चाहिए, फिर देखेंगे। तो शुरुआत के दिनों में जो सहयोग साहिल जी का मिला ना, वो कभी भूल नहीं सकते। इतने लंबे पत्रकारिता का जो सफ़र है, इसके अंदर क्या खोया क्या पाया, और कितने संतुष्ट हैं अपने किरदार से? फिलहाल अखबार के मजमून से, अखबार की जो सामग्री है उससे, उसकी प्रिंटिंग वगैरह सबसे जितना हो सकता है कोशिश करते हैं उसमें कहीं कमी न रहे। लेकिन अखबार के प्रकाशन को नियमित रखने का काम जो है वो बड़ा कठिन होता है। और 32 साल का जो इस सफ़र है उसमें दोनों अखबारों में से एक भी अखबार मेरा बेड पर रहते हुए, कई दफ़े बेड पर रही मैं स्लिप डिस्क होने के बाद। लगभग 2-3 बार ऐसा हुआ कि अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। लेकिन अखबार अस्पताल से भी निकला, और जब घर पे बेड में थी, बेड पर से भी निकला। सारी बाधाएं अपनी जगह पे थी, लेकिन अखबार को मैंने एक भी अंक ड्रॉप नहीं किया। शायद मुझे लगता है कि इतने सालों में कोई अखबार एक भी अंक ड्रॉप ना करे, ये बहुत बड़ी ऐसा उपलब्धि शायद ही हो। मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ बात, बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि लोग हर दूसरे तीसरे महीने में एक अंक ड्रॉप कर देते हैं। कोई जरूरी थोड़ी है पूरे अंक निकालना। कोई RNI के रूल्स भी हैं कि आप उसमें ड्रॉप भी कर सकते हो। तो मैंने तो कभी वो किया नहीं, और ड्रॉप नहीं हुआ एक भी अंक। तो और किन किन संस्थानों में आप पहले रहे? मैं संस्थान में किसी में नहीं रही। सीधा लिखा है केवल? मैंने राजस्थान पत्रिका में जो कॉलम लिखा था ना, वो भी स्वतंत्र रहते हुए लिखा था। उसमें मैंने पत्रिका ज्वाइन नहीं की थी। अच्छा। कुलिश जी के आग्रह पे लिखा था मैंने। अच्छा। 81 से 86 तक। और जनसत्ता में भी लिखती रही हूँ मैं। हालांकि एक बार प्रभाष जी ने कहा भी था कि भाई तुम ज्वाइन कर लो, तो वो बात गले उतरी नहीं। फिर दिल्ली रहना पड़ता, फिर बच्चे भी थे। तो छोटे छोटे बच्चों को लेके भी मीटिंग में जाती थी मैं। तो बच्चों को भी दिख रहा था कि अरे ये सब क्या हो रहा है। तो कॉन्फ्रेंस में, शिविर में, सब जगह मैं बच्चों को भी लेके जाती थी। तो ज्वाइन मैंने कहीं भी नहीं किया। अच्छा, पत्रकारिता दिनमान के लिए भी लिखा मैंने। अच्छा। एक आध दफे तो ऐसा भी हुआ कि मैं दिल्ली से होते हुए जयपुर आ रही थी, तो बोले यहीं बैठ करके तुम लिखो। और वो बच्चा छोटा था उस समय, 7-8 महीने का था शायद। तो उसको बोले इसको मैं पेन दे देता हूँ, तुम उधर बैठ के लिखो, ये खेल लेगा इसी से। वो पेन से खेलता रहा, उसको कागज दे दिया। तो बोले ये रिपोर्ट तो मेरे को अभी दे के जाना। तो इस तरह के भी कई तरह के अनुभव हैं। पत्रकारिता के अलावा किन किन क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में किसी में काम किया है? कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि इसमें? हम लोगों ने ग्रुप बना रखा था, PUCL से भी जुड़े हुए थे हम लोग। उसके भी कई प्रोग्राम किए। फिर मैं महिला विमेंस ग्रुप से भी जुड़ी हुई हूँ। इसमें हम महिलाओं की समस्या पर डिस्कस करते हैं। और सेतु समिति का एक अलग इतिहास है, वो भी लंबा इतिहास हो गया एक तरह से। अखबार से पहले सेतु समिति का काम था। तो उसमें हमको केंद्र सरकार की टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से एक प्रोजेक्ट मिला, पिछड़ी हुई गरीब महिलाओं को दरी बुनाने की ट्रेनिंग। अब दरी बुनने की ट्रेनिंग उन महिलाओं को देनी पड़ी जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानती थी और समझती नहीं थी कुछ भी। उनको पढ़ाया हमने, उनको संकलित करके उनको अक्षर ज्ञान करवाया
फिर धीरे धीरे उनको कई बुराइयों के खिलाफ उनको हमने एक तरह से क्लास लेते थे हम रोज कि देखो पढ़ना लिखना जरूरी है और ये सब जो समाज में चल रहा है उनसे अपने को लड़ाई लड़नी है। तो गांव की महिलाओं के लिए सबसे नई चीज थी वो, और पढ़ने के बारे में बिल्कुल निरक्षर थे। तो वो सब काम किए, कई बुराइयों के खिलाफ, नशे के खिलाफ नुक्कड़ नाटक वगैरह करवाए। जिस गांव में काम किया, ये सामरेट कला गांव था, वहाँ ये प्रोजेक्ट चलाया। तो वो केंद्रीय मिनिस्ट्री से जो प्रोजेक्ट आया था उसमें सेतु समिति को तो कुछ मिला ही नहीं। जो ट्रेनिंग लेने वाली महिलाएं थी ना, लड़कियां थी, महिलाएं, उनका अकाउंट खुलवा दिया। उनको हर महीने 250 रुपये स्टाइपेंड मिलता था कि भाई आप अपना काम खराब करके आ रहे हो तो। और ट्रेनिंग देने वाले को जो तनख्वाह थी वो उसके बैंक में जमा हो रही थी। अब सेतु समिति के पास तो कुछ नहीं, वो प्रोजेक्ट चला रहे हम, लेकिन उसमें हमारे हेड पर कुछ भी नहीं था, पैसा ही नहीं था कोई। तो वो बड़ा संघर्ष किया। रोज सामरेट कला बस से जाना, फिर बस से आना, और वो सब गतिविधियां चलाते रहे इसी तरह से। वो मैं महासचिव थी, इसलिए मुझे ही करना पड़ता था। अध्यक्ष मनोहर प्रभाकर थे और उपाध्यक्ष भगवान अटलानी थे। लेकिन मनोहर प्रभाकर ने कहा कि भाई आशा तुम जो करोगी ना वो सही करोगी, और कोई गलत काम तुम कर ही नहीं सकती, तो तुम तो मेरे से साइन करवा लिया करो। वो कभी कोई कार्यक्रम में आते ही नहीं थे, क्योंकि कौन जाए वहाँ गाँव, जाना आना। तो वो मीटिंग भी उनके घर पे करनी पड़ती थी हमको, वो आते ही नहीं थे कहीं, क्योंकि उनका व्यस्त था सारा। अब उनका वरद हस्त था मनोहर प्रभाकर जी का। चलिए अपन मार्गदर्शन भी था, लेकिन अब होता रहा। अपन बात करते हैं पत्रकारिता के जुड़े हुए सामान्य सवालों पे। अच्छा, इसमें एक सवाल और पूछ लेता हूँ मैं कि आप विभिन्न पत्रकार संगठनों से भी जुड़े हुए रहे, तो क्या महसूस किया, कितने पत्रकार संगठनों से आप जुड़े रहे और उसमें क्या आपकी भूमिका रही? देखिए, एक तो मैंने 95-96 से मैं एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया उसकी प्रदेश अध्यक्ष रही हूँ। केंद्रीय अध्यक्ष ने मुझे जिम्मेदारी दी कि आप राजस्थान में संगठन को खड़ा करिए। संगठन खड़ा किया, खूब उसमें मेहनत की, अखबार भी संग संग चलता रहा। लेकिन उस दौर में इतनी जिम्मेदारियां हो गई, एसोसिएशन का काम, फिर अखबार के काम, और एसोसिएशन भी ऐसा कि जिसमें पैसा जेब से लगाना पड़ रहा था। सदस्यता जो मिलती थी वो केंद्रीय कार्यालय को चली जाती थी। अब आप कार्यक्रम करिए, मीटिंग करिए, मेंबर्स को खाना खिलाइए, नाश्ता कराइए, सब कुछ तो आप ही को करना है। तो वो भी हमने किया। लेकिन एक समय के बाद जो है, लगभग 15-16 साल के बाद, बीच में 2-3 लोगों को जिम्मेदारी दी थी, वो भी उन्होंने निभाई नहीं। अंत में ये हुआ कि मैंने कहा कि अब मैं नहीं कर पाऊंगी। और ये बात है कोरोना काल के आसपास की। फिर मैंने जिम्मेदारी अपनी अनंत शर्मा को सौंप दी। अब वो एसोसिएशन का काम जितना जी जान से, जितनी मेहनत से, ईमानदारी से हमने किया, उसमें हमने लिटिगेशन भी किए, भास्कर के खिलाफ केस भी किया एसोसिएशन की तरफ से हाई कोर्ट में, जिसमें हम पूरी तरह से हमारी सारी मांगे हाई कोर्ट ने मानी। और उससे बड़े अखबारों के ऊपर छोटे अखबारों की जीत थी वो एक तरह से। बहुत देश भर के सब अखबारों ने उसको एप्रिशिएट किया। वो केस इतना सफल रहा कि ऐसा नहीं है कि बड़े अखबारों के खिलाफ छोटे अखबार उंगली नहीं उठा सकते। गलत हो रहा है
अगर सरकार की तरफ से गलत हो रहा है, वो केस था ही इसीलिए कि बिना अप्रूव हुए भास्कर को विज्ञापन दिए गए। हाई कोर्ट में हमारी मांगे पूरी मानी गई और उसके कारण विज्ञापन में जो उनकी विज्ञापन के जो बिल थे वो रिजेक्ट हुए और उनको बहुत नुकसान हुआ। लेकिन हमने अड़े रहे, हमने कहा ये गलत है। आप 2 साल में अप्रूव करते हैं सभी अखबारों को, तो इसको आप 3 महीने में विज्ञापन कैसे दे रहे हैं? और उसी समय में वर्गीकरण कमेटी की मेंबर भी थी राजस्थान सरकार की, और वो केस राजस्थान सरकार के संबंधित था एक तरह से। संबंधित मतलब कि विज्ञापन तो सरकारी दिए गए तो सरकार की मान्यता से ही हुए ना। तो सारी चीजें बहुत मतलब ऐसे हमने अखबार के माध्यम से बैंक के खिलाफ भी केस किया। बैंक की कस्टडी से चोरी हो गए थे शेयर राजस्थान बैंक के, जो अब ICICI हो गया है, वो किया। फिर एक चार्टर्ड बैंक के खिलाफ भी मैंने खबर लगाई थी। जो चार्टर्ड बैंक 100 साल पुराना था, उसका ऑफिस एक शर्मा करके बंदा अपने झोले में रखता था और लोगों को ऑफिस जाकर के अकाउंट खोलता था और ये कह के कि भाई आपका ड्राफ्ट के पैसे नहीं लगेंगे। जब ड्राफ्ट के पैसे लगने लगे, लोगों ने विरोध किया, तो वो मेरे पास खबर आई, मैंने वो खबर लगाई और उसको RBI को भी भेजा और चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को भेजा। वो भेजने के बाद फिर वो शर्मा जी की तो दुकानदारी बंद हो गई। एक मदुरा बैंक में उन्होंने अकाउंट खोल रखा था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का, मदुरा बैंक को भी बंद करना पड़ा क्योंकि जब मैंने रिपोर्ट RBI को भेजी, RBI के थ्रू बैंक को भेजी, तो वो सारी चीजें सामने आ गई। ऐसी कई चीजें हम अखबार के माध्यम से लोगों को अवेयर करने के लिए कि कहाँ कहाँ गलत हो रहा है, उसके खिलाफ आपको आवाज भी उठानी चाहिए। तो लोगों ने उसमें सपोर्ट भी किया, स्टॉक एक्सचेंज वालों ने भी सपोर्ट किया, लेकिन जिन्होंने अपराध किया था वो मेरे खिलाफ इतना हो गया था कि मेरे पीछे पड़ गए, पीछा करने लग गए मुझे, कहाँ कहाँ जा रही है, क्या है। फिर फोन आने लग गए उन लोगों के, लेकिन केस भी जीत गए मतलब जिनके शेयर चोरी हुए थे उनको उन्होंने जाके पैसे दे दिए। वर्धा की पार्टी थी, उनको जाके पैसे दे दिए। अब ठीक है, काम तो हुआ, सफलता तो मिली, कम से कम उनको सबक तो मिला ना कि किस तरह से गलत काम चल रहा है। तो इस तरह के कई काम। अब पत्रकारिता से जुड़े हुए कुछ वैचारिक प्रश्न कर ले। पहला सवाल ये है कि पत्रकारिता आपके विचार में क्या है, क्यों ज़रूरी है, महत्व तो क्या है इसका? देखिए, पत्रकारिता जो है आम जनता को जो देश में चल रहा है उससे अवेयर करवाने का काम है पत्रकार का। पत्रकार का काम सिर्फ सरकार की जी हजूरी करना नहीं है, जो हम कभी भी नहीं कर पाए, किया भी नहीं, और हमने इसको हमेशा अवॉइड किया। जो कुछ चल रहा है समाज में, राजनीति में या सरकार में, गलत चल रहा है तो उसके खिलाफ तो अखबार के माध्यम से आपको आवाज़ उठानी ही चाहिए। समाचार पत्र का काम ही यही है कि आप खटखटाएं, कहाँ गलत हो रहा है सरकार को बताएं, और गलत के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं, हम अखबार में भी उठाते हैं और अपने व्यवहार में। एक सवाल बार बार में आता है लोगों के सामने कि भाई पत्रकार कौन? कोई कहता है फर्जी पत्रकार है, तो आखिर पत्रकार की पहचान क्या है? कैसे माने कि कोई पत्रकार है? सच को लोगों के सामने लाना ही पत्रकारिता है। देखो, या सरकार जो प्रमाण पत्र देती है वो पत्रकारिता है? नहीं, सरकार से क्या मतलब है। अखबार में आपको खबर देनी है तो सच को सामने लाना है। वो चाहे सरकार गलत काम कर रही है तो, समाज में कोई गलत काम कर रहा है तो, और आम जनता में भी कई लोग होते हैं जो गलत काम कर रहे हैं, तो उसकी आवाज़ तो हमको अखबार के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी ना।
आजकल पत्रकारिता का बहुत ग्लैमर भी है कुछ लोगों में, और बहुत तेज़ी से लोग आ रहे हैं कि हर आदमी पत्रकार बनना चाहता है या प्रेस का कार्ड रखना चाहता है। क्या लगता है, क्या महत्वपूर्ण कारण है? क्या वाकई में लोग इतने जागरूक हो गए कि भाई देश बचाना है, या प्रेस कार्ड क्यों चाहिए पत्रकारिता की पावर? क्या लगता है आपको? एक्चुअली देखते हैं लोग, समाज में थोड़ी सी इज्जत वगैरह मिल रही है पत्रकारों को, शायद, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और आजकल तो लड़कियां भी आ रही हैं, बेइज्जती भी हो रही है कई बार तो। हाँ हाँ बिल्कुल हो रही है। और वो जब उजागर हो जाती है चीजें तो फिर बेइज्जती तो होनी है। और लड़कियां भी आ रही हैं, उनको भी, उनमें भी क्रेज है, लेकिन उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज्यादा क्रेज है। मैंने देखा है अभी जो नए लड़के लड़कियां आ रहे हैं, उनको अखबार में लिखने से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज्यादा रुचि है, और उसमें वो अपने चांसेस देखते हैं कि हमारा कैसे उसमें प्रचार हो और हमारा चेहरा भी लोग देखें। तो ये एक अलग शौक हो गया आजकल। मैं इसको लगातार देख रही हूँ। एक बेहतरीन पत्रकार के लिए क्या क्या गुण जरूरी होते हैं? क्या लगता है आपको कि अच्छा पत्रकार किसे माने, क्या गुण होने चाहिए उसमें? देखो, जो सच को उजागर कहे वही पत्रकार है। सच को उजागर से मतलब कि चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो चाहे प्रिंट मीडिया में हो, आपको जहाँ कुछ गलत हो रहा है, चाहे समाज में, चाहे किसी वर्ग में या किसी राजनेता में, जहाँ भी गलत हो रहा है, आप उसके खिलाफ अगर आपको आवाज उठानी है तो पत्रकार के रूप में आप आसानी से उठा सकते हैं, क्योंकि पत्रकार का काम तो वॉच डॉग का होता है। आप इसकी तारीफ करो उसकी तारीफ करो, ये नहीं, वॉच डॉग का काम है, उसको आप करते रहो। तो पुराने समय की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में क्या अंतर महसूस होता है? वो ग्लैमर की बात आपने अभी कही ना, वो अब लोगों को उसमें से ग्लैमर दिखाई दे रहा है, जबकि पत्रकारिता ग्लैमर नहीं है, कहीं से भी नहीं है। अगर आपको सच दिख रहा है और उसके खिलाफ आप आवाज ही नहीं उठा पाओ, तो फिर पत्रकारिता किस बात की? गलत चीज के खिलाफ तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी ना। अच्छा, आपकी राय में मीडिया सरकार का स्तंभ है या लोकतंत्र का स्तंभ है? और अगर स्तंभ है तो कौन से नंबर का है? नंबर तो ये फालतू की बात है, ये चल पड़ा कि चौथा स्तंभ है। बाकी लोकतंत्र को अगर बचाना है और लोकतंत्र को जिंदा रखना है, तो पत्रकारों को अपनी भूमिका नए सिरे से सोचनी पड़ेगी, और इतना भी नहीं गिरना चाहिए पत्रकारों को कि सरकार के स्तंभ बन जाएं। और सरकार के स्तंभ बनना हमारा काम नहीं है। और चौथा स्तंभ वाली बात तो ये हम ही ने प्रचारित कर दिया लगता है। कौन सा स्तंभ? हम तो लोकतंत्र के प्रहरी हैं। हमें समाज में जो गलत हो रहा है ना, उसको प्रहरी के रूप में देखना चाहिए और उसको प्रहरी बन के रहना चाहिए। हम सरकार के प्रवक्ता नहीं है, और प्रवक्ता होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, वर्तमान युग में मिशनरी पत्रकारिता की क्या तो प्रासंगिकता है और उसमें रुकावट क्या है? अब मिशनरी जर्नलिज्म तो रहा नहीं, देखिए। बहुत प्रासंगिकता क्या होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मिशनरी तो जब आप मन में सोच के चलें कि हमें इस काम को अपने बलबूते पर गलत चीज का खिलाफत करनी है, तो आपको अपनी लेखनी से ही करनी पड़ेगी ना। मिशनरी जर्नलिज्म तो अभी कहाँ, सब पुराने पत्रकार थे, वो इस समय दुनिया में भी नहीं है। क्या कारण है कि मिशनरी पत्रकारिता अब इस दौर में संभव नहीं हो पा रही? इस समय बहुत मुश्किल है, खोजना पड़ेगा। कुछ लोगों ने कई बड़ी बड़ी समस्याओं को हल किया, और वो मिशनरी जर्नलिज्म से जो लोग आए थे। अब आज की जो पत्रकारिता वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। कभी कभी तो बातचीत में जो युवा पत्रकार हैं, उससे बातचीत में लगता है कि कोई मुद्दा ही नहीं इनके पास बात करने का। चर्चा आप करने बैठिए ना, तो लगता है कि कोई मुद्दा ही नहीं है बात करने का, क्या बात करें।
तब क्या कर सकते हैं। इन सब का जो है हश्र हुआ है। अच्छा, अक्सर ये भी देखा गया है कि आर्थिक अभाव के कारण जो पत्रकार हैं और उनकी जो पत्रकारिता है वो दम तोड़ रही है लगातार, या किसी की बंधक बन जाती है जाकर। हाँ, वो इसीलिए फिर पत्रकार ब्लैकमेलिंग का काम करने लगते हैं, पैसे के अभाव में करते हैं। तो इसमें क्या आपको लगता है कोई आर्थिक समृद्धि के कोई उपाय हैं, या किसी भी तरह का ऐसा है जो ईमानदार रास्ता हो पत्रकारिता में? लोग पत्रकारिता में आए तो उसकी आर्थिक सुदृढ़ता कैसे बने? कोई दिमाग में आता है कोई ऐसी बात कि भाई इस तरह से हो सकता है, या सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए इस पर? एक पत्रकारों को जो है एक पूल बनाना चाहिए, और पूल बना करके जो भी गलत हो रहा है ना उसके खिलाफ एक आवाज एक साथ सभी अखबारों में आनी चाहिए। वो जो संगठन है, जैसे मैं अब पिछले एसोसिएशन से दूर हो गई, अब मैं सतपक्ष पत्रकार मंच से जुड़ गई हूँ। तो कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि सारे पत्रकार अपने अपने मंच से एक गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाएं और एक साथ उठाएं, तो उसका एक प्रभाव सरकार के पास भी पड़ता है। न्यूज़ पूल के रूप में काम करें। हाँ, एकजुटता से काम करें, वो जरूरी है। और वो नहीं होने के कारण अभी भी संगठित नहीं है पत्रकार। सारे संगठन अपने अपने अलग अलग मोर्चे खोल रखे हैं, लेकिन जो संगठन मजबूत होना चाहिए वो नहीं है, अभी भी नहीं है। उसके लिए प्रयास करने चाहिए हमें, ताकि वो पत्रकारों की जो समस्या है या स्थिति है, छोटे अखबारों की तो बहुत समस्या है, उनके बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता। सोच नहीं रहा है कोई भी कि वो अखबार निकल रहे हैं, उनका रीडरशिप है, उनका एक क्षेत्र है, चाहे वो एक जिला ही हो, लेकिन उनका एक क्षेत्र है जहाँ उनकी बात वो पहुंचाते हैं। लेकिन उसमें भी उनको ईमानदारी से लगना पड़ेगा सब पत्रकारों को, इसके बिना नहीं हो पाएगा। आजकल कई बार ये प्रचलन में आता है कि गोदी मीडिया है, दलाल मीडिया है, पत्तलकार हैं, इस तरह कुछ शब्द लगातार सोशल मीडिया पे ट्रेंड करते हैं। तो क्या लगता है कि इसके बारे में क्या राय है, और विश्वसनीयता आखिर पत्रकारों की अगर कम हो रही है और समाज इस तरह के संबोधन दे रहा है, तो विश्वसनीयता कम होने का कारण क्या समझते हैं आप? कारण क्या है? या ये कोई प्रोपेगेंडा से हो रहा है, या वास्तव में कुछ कारण मौजूद है? पत्रकारों का वैचारिक क्षरण हुआ है। तो जो गोदी मीडिया कहा जाता है वो सही है, वो सरकार की गोदी में बैठी है। उस मीडिया के खिलाफ तो हमें आवाज उठानी चाहिए, और उस जाल में भी काफी लोग फंसे हुए हैं, और वो बड़ा हिस्सा मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खास करके वो गोदी मीडिया ही कहलाता है। और सच भी है, उनकी प्लांटेड खबरें जो हैं वो समाज में नफरत फैला रही है, और वो नफरत इतनी ज़्यादा फैल रही है कि पता नहीं लोगों को कि ये सच है कि झूठ है। खबर भी कहाँ से आ रही है, कहाँ का वीडियो है, कहाँ लगा दिया, किसी खबर में किसको लगा दिया, वो आप जब तक उसको गूगल में जाकर के चेक नहीं करें तब तक वो गलत खबरें चलती रहती हैं, और इतनी खतरनाक होती हैं वो खबरें कि वो अच्छा भला मतलब समाज में जो मित्रता बढ़ने वाली होती है वहाँ नफरत फैल जाती है, और फैला रहे हैं वो लोग, गलत चीज़ों को फैला रहे हैं। गोदी मीडिया यही कर रहा है। अब आप कंट्रोल करो इनके ऊपर, या तो सरकार को तो करना नहीं है जो इस समय केंद्र में सरकार है, लेकिन हमें अपने में ही आपस में ही अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि ये गोदी मीडिया जो है धीरे धीरे अपने आप ही डिमोरलाइज हो जाए। एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि बोलने की स्वतंत्रता और विचार की स्वतंत्रता, ये दोनों पत्रकारिता के अहम रीढ़ हैं, बिल्कुल स्तंभ हैं। तो क्या लगता है आपको कि पत्रकारिता आज़ाद है आज की तारीख में? नहीं, जो पत्रकार आज़ाद हैं वो तो हैं, सारे लोगों को तो आप नहीं कह सकते हो, लेकिन जो अच्छे पत्रकार हैं आप देखो, वो अभी तक मिशनरी जर्नलिज्म से चले आ रहे हैं और आज भी लिख ही रहे हैं,
और उनके लेखन में आपको कहीं नहीं लिखे लगेगा कि वो गुलामी कर रहे हैं सरकार की। एक सवाल ये है कि नशा के बारे में कहते हैं, नशा और अहंकार दोनों समाज के लिए घातक है, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद हम लोग जो मीडिया के लोग हैं ये लगातार इस बात का ढोल भी पीटते हैं, लेकिन इसी में उलझे हुए भी हैं। इसी में उलझे हुए हैं, तो बिल्कुल। इस पे क्या कहना चाहेंगे? बुरी तरह से उलझे हुए हैं, कुछ कहने लायक स्थिति नहीं है। रोज रोज प्रत्यक्ष में देखते हैं, चाहे प्रेस क्लब हो, चाहे कोई भी मंच हो। तो नशे में तो नशे के लिए ये कहा जाता है कि हम थक जाते हैं ना प्रेस में काम करके, तो इसलिए हमको ये थकान उतारनी। क्योंकि मेरा तो मानना है कि कोई थकान वकान उतरती नहीं है। ये अवगुण जो है वो जहर हो जाता है और पूरी जिंदगी स्पॉइल हो जाती है। आपकी ओर से नए जो युवा पत्रकार हैं उनके लिए क्या संदेश है? सच्चाई को सामने लाने का काम तो पत्रकार का है, और लोकतंत्र का स्तंभ नहीं करें, प्रहरी कहें। स्तंभ कुछ नहीं, चौथा स्तंभ क्या है? चौथा स्तंभ यानी कि आप जो भ्रष्ट 3 स्तंभ हैं उसमें आप भी चौथे हो गए। भाई आप देख ही रहे हैं ना, न्यायपालिका का क्या हाल हो गया आज, कार्यपालिका का देख ही रहे हैं, व्यवस्थित क्या मतलब इतने गिर गए हैं सब लोग कि उसमें आप चौथा स्तंभ बन के अपनी ओर जो है तौहीन करवा रहे हो। तो अब चौथे स्तंभ को जनता के साथ जुड़ जाना चाहिए, मतलब बिल्कुल जुड़ना चाहिए। लोकतंत्र के प्रहरी हैं, जनता के भी प्रहरी हैं हम लोग, जनता को भी हमें जागृत करना होगा। तो ये कोई चौथा स्तंभ क्या है? चलो ये तो हुआ, तो पहले ही 3 भ्रष्ट स्तंभ है, उनसे हम लोग और शामिल हो जाएं। ये तो हुआ युवा पत्रकारों की बात। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को तो अभी ये नफरत से तो दूर रखना ही पड़ेगा, जो जिम्मेदारी हमारी भी है, और अवेयरनेस लाने के लिए इनके बीच में समाज के लिए हमको कुछ यही करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गलत चीज़ों के खिलाफ उनको कहा जाए, समझाया जाए कि भाई ये सच्चाई ये है, और सच्चाई बताना हमारी जिम्मेदारी है, समाज को भी और सरकार को भी सच्चाई बताना जरूरी है। ये सबसे बड़ा काम है पत्रकारों का। धन्यवाद, आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी और सारी बातों को विस्तार से रखा, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं आपके। धन्यवाद। हाँ, और आप लोग देख रहे थे बेस्ट रिपोर्टर खास कार्यक्रम मीडिया जगत, और आज हमारे साथ थी वरिष्ठ महिला पत्रकार श्रीमती आशा पटेल जी। कुछ समय बाद में हम कार्यक्रम की अगली श्रृंखला के अंदर एक नए पत्रकार के साथ में फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।